डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम कल वाले टेस्ट को सोल्व करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करवाता हूं। आप भी अपने पास में एंड्रॉइड मोबाइल में अपने जो टेस्ट था उसको ओपन कर ले। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं इस क्वेश्चन में और डिस्प्ले पर आपको हमारे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उसे ध्यान से देखिए। द किंग ब्लैंक गेव और द मेडल। अब देखिए यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना है और किंग के लिए इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है। देम सेल्फ दे का होता है और हिम सेल्फ ही का होता है, तो किंग को हम ही मानेंगे। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन को हम करेक्ट सेकेंड ऑप्शन को फिलअप करेंगे। और थर्ड ऑप्शन वन सेल्फ होता है, ये वन का होता है। केवल हमारे पास में एक ही इंडिफिनिट प्रोनाउन है ऐसा जो अपने स्वयं का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखता है और इट सेल्फ इट का होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हिमसेल्फ। शायद आपने बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट भी किया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर नजर आ गया होगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। द मैन ब्लैंक सन वॉज अरेस्टेड यस्टरडे हैज कम। अब यहां देखिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुज, हुम और दैट। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। देखो जब हम हु का यूज करते हैं तब ब्लैंक के ठीक बाद, यानी ये सब्जेक्टिव केस है तो वर्ब की रिक्वायरमेंट रखता है। तो हमारे पास में ब्लैंक के इस बार कोई वर्ब नहीं आई तो हु तो आने का सवाल है नहीं। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो भी यहां पर नहीं आ सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा हुज। अंडरस्टूड। दैट भी नहीं आ सकता यहां पर, यानी यहां पर हुज होगा, यानी हुज सन। अब पूरे सेंटेंस को मीनिंग इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। द मैन हुज सन वाज अरेस्टेड यस्टरडे हैज कम, यानी वो आदमी जिसके पुत्र को कल अरेस्टेड कर लिया था वो आ गया है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर और इज नॉट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। गिव मी द बुक फेयर ऑफ टेबल। देखो यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन में देखो हु लिविंग पर्सन के लिए आता है, विच नॉन लिविंग पर्सन के लिए आता है, पर्सन और थिंग्स के लिए आता है, होम और हुज। यानी कि यहां पर हमारे पास में जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन नंबर 2 यानी विच करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यहां पर विच आएगा। गिव मी द बुक विच फेल ऑफ टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई वॉज मच बेटर रनर देन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कंपेरेटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री में देन के बाद में सब्जेक्टिव केस को फिलअप किया जाता है, आई मीन नॉमिनेटिव केस। फ्यू यहां पर गलत है, हिज गलत होगा और यहां पर ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही यहां पर होगा। फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूं। कंपेरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो, जब उसमें कंपैरिजन किया जाता है तब नॉमिनेटिव केस को लिखा जाता है, न कि सब ऑब्जेक्टिव केस को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शी वॉज एबल टू फील विद ब्लैंक और हैंड लिखा हुआ है। देखिए हैंड हमारी नाउन है और नाउन को एडजेक्टिव चाहिए, तो ही यहां पर गलत होगा, हर यहां पर सही होगा, सी भी गलत है। सी और ही सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस को हम नाउन के ठीक पहले नहीं लिख सकते, वहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो सी का यहां क्या होगा, हर। यहां पर हर करेक्ट होगा और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी यहां पर रॉन्ग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मिस्टर स्ट्रॉस। देखो स्ट्रॉस आपने इसको प्लूरल समझ लिया होगा, बट ये सिंगुलर किसी का नेम है। मिस्टर स्ट्रॉस क्वाइट लॉस्ट टेम्पर। टेम्पर नाउन है और नाउन को एडजेक्टिव चाहिए। देखो यहां पर देहर गलत होगा, रॉन्ग आंसर है। कारण समझिए, देहर कब आता, जब सब्जेक्ट दे होता, और यहां पर देम आने का कोई सवाल है नहीं, देम ऑब्जेक्टिव केस है। हर आ सकता था,
बट यहां पर मिस्टर स्ट्रोस लिखा हुआ है, मिसिस स्ट्रोस नहीं। तो यहां पर जेंडर की वजह से यानी कि हम इसको पुरुष मानेंगे। और यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2, हिज टेम्पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैन इज द ओनली एनिमल कैन टॉक। अब यहां देखिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, होम प्रश्न के लिए आता है, और देट सभी के लिए आ सकता है, नन ऑफ द अबोव इनमें से कोई भी नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? यहां पर किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको नोट करवाया था। ऑल, एनीथिंग, एनी, ओनली, इन सब के साथ में देट रिलेटिव प्रोनाउन को फिलअप करते हैं। तो इसका आंसर होगा देट। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो मेरी जो पिछली लाइव क्लास थी वो सारी यूट्यूब पे स्टोरेज है, वहां से आप फिर से उनको देख सकते हैं और इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। आई नो यू मच एज। देखो यहां पर भी कंपैरिजन है, बट यहां पर कंपैरिजन किन में है? देखो यू में है, यू के साथ में है, यानी आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो आपको ये चीज यहां पर पॉजिटिव डिग्री है, बट कंपैरिजन किन चीजों के बीच में हो रहा है? यानी बराबर की चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो आई नो यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, और यू की कंपैरिजन हो रही है उसके बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार। तो बताइए ये ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन दिया था, उसमें देन के बाद में सब्जेक्टिव केस आया था, बट यहां पर देखो आप यू का केस समझिए। यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो इनमें से ऑब्जेक्टिव केस में ही कंपैरिजन होगा। अब यहां पर देखिए, देखो यहां पर ही गलत होगा, क्योंकि ही का केस सब्जेक्टिव है, बट यू का ऑब्जेक्टिव केस है। हिम सही हो सकता है, देयर गलत होगा। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए आप, यहां पर हिम एंड हर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4। सारे ऑप्शंस भी पहले हम एक बार रीड आउट करेंगे। हो सकता है कि यहां पर देखो दोनों में ही ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द टीम आर डिवाइडेड इन। देखो टीम आर डिवाइडेड इन, डिवाइडेड होने पर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी कलेक्टिव नाउन होती है, डिवाइडेड होती है तो उनको हम प्लूरल मानते हैं, और यदि यूनाइटेड होती है तो उनको सिंगुलर मानते हैं। अब देखिए टीम के लिए यहां पर डिवाइडेड है तो प्लूरल होगी, और टीम के लिए हम दे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा देयर। इट्स, इट इज होता है, ये गलत है। इट्स ये भी गलत है, नॉन लिविंग नहीं मान सकते। हो जाता अगर इट्स करेक्ट आंसर होता अगर ये यूनाइटेड होती तो। वन शुड डू ड्यूटी वन सेल्फ। अब देखिए यहां पर वन क्या है? वन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के अपने खुद के केस होते हैं। तो आपको देखो कौन सा केस बनना है? ड्यूटी नाउन है, नाउन से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव बनना है, तो इसका वंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। Besides me, many were present। अब देखिए many के बाद में many एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेता है, तो यहां पर अदर्स करेक्ट आंसर होगा। many के कारण अदर्स आएगा, क्योंकि many के बाद में प्लूरल फॉर्म आना जरूरी है। My house is further than। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। My house is further than, यहां पर देन के बाद में उसके आगे जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसी के लिए नाउन या प्रोनाउन लिखना है, तो सी गलत हो जाएगा। सी नहीं, क्योंकि इधर तो हम हाउस से कंपैरिजन सी से कैसे कर सकते हैं? हर भी गलत होगा, क्योंकि इधर वाला केस नाउन है, और नाउन के लिए आपको हर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर माय हाउस के लिए कैसे हर होगा? यहां पर ये हर हमारी इंग्लिश में होता ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, और इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा हर्ष। इसका अर्थ हुआ
मैंने आपको पसेसिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी। पसेसिव प्रोनाउन अपने साथ में नाउन नहीं लेते और पूरी मीनिंग रखते हैं। अब देखो ऑफ देम आर नॉट गोइंग, यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है, यहां पर ये बताना चाहते हैं। देखो बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, उनमें से दोनों में यानी उनमें से दोनों, दो की बात करता है बोथ। यहां पर आपको नाइदर ऑप्शन करेक्ट करना है, नाइदर, क्योंकि यहां पर सॉरी नाइदर नहीं होगा, इसमें बोथ करेक्ट होगा। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, नाइदर का नेगेटिव मीनिंग होता है, सॉरी यहां पर बोथ करेक्ट होगा। नाइदर का मीनिंग पहले से ही नोट नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव डबल यूज नहीं कर सकते। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन, अब देखो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन। अब आपको यहां पर आपको ये पता है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आते हैं या एडजेक्टिव आते हैं तब हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में भरते हैं। अब देखो वर्ब को अगर सिंगुलर में भर रहे हो आप तो उनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो यहां पर क्या आएगा, हिज प्लेस, यहां पर देयर प्लेस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सिंगुलर की तरफ बिहेव करते हैं। सेव योर टाइम एंड, देखो सेव योर टाइम एंड माई योर टाइम के लिए एंड के दोनों तरफ एक ही कंडीशन के नाउन या प्रोनाउन आने चाहिए। योर टाइम लिखा हुआ है आगे। अब बाद में क्या भरना है, देखो माई गलत हो जाएगा, माई के साथ में नाउन आने चाहिए जबकि नाउन है नहीं। माइन देखिए आप, माइन में क्या आ सकता है, क्या यानी तुम्हारा और मेरा, तुम्हारा समय और मेरा समय, तो ये माइन इज करेक्ट होगा। अब देखिए आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, अच्छे नंबर मिले आपको और शायद ये टॉपिक आपकी क्लियर भी हुआ होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपको आपकी स्कोर शीट मिली होगी, स्कोर शीट में आपने चेक किया होगा। अब उन सारे क्वेश्चंस को आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां पर आप एक आईडी से एक ही बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स की आईडी से आप इसको फिर से अटेम्प्ट कीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो एडवर्ब से लेकर होगी, उसे भी आप अटेम्प्ट करें। देखो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं और आपने कल हमारे टेस्ट के बारे में जो सारे क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर बता दिए, वो आपने देख लिए। अब देखो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ में बात करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है पहले देखते हैं। देखो हिंदी में इसका जब हिंदी करते हैं तो इसका मीनिंग निकल कर आता है क्रिया विशेषण, ये सब हमने पढ़ा है। अब देखो हमारे जो ग्रामर है उसमें दो ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, यानी देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये क्या करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि ऑर्नामेंट समझ गया क्या काम करते हैं ऑर्नामेंट्स। टेल मी एनीबॉडी, ऑर्नामेंट्स क्या काम करते हैं, किसी को सजाते हैं। हम गले भी बनते हैं तो क्या काम करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं कि किसी न किसी को सजाने का काम करते हैं, यानी कि डेकोरेट करते हैं। अब देखो ये ऐसे वर्ड हैं, आप समझो, देखो यहां समझते हैं पर नाउन को तुम जानते हो, प्रोनाउन को जान जाते हो, ये जानते हो तुम, प्रीपोजिशन को जानते हो, जानते सब प्रीपोजिशन को, कंजक्शन जानते हैं और इंटरजेक्शन जानते हैं, वर्ब को जानते हैं। तो जो सब कुछ बचा है इन सब के बाद में जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब में आपने कहा कि वर्ब को हम जानते हैं, प्रीपोजिशन को हम जानते हैं, इन सबको भी सेंटेंस में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कंजक्शन को कर लेते हैं, कंजक्शन को भी समझ लेते हैं। कंजक्शन की मुझे कोई भी कंजक्शन का नाम बताइए, कोई भी कंजक्शन जिसको आप जानते हो, पढ़ते हो, यूज करते हो, पढ़ाओ। नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर नॉर। हां, तो ये सारे कंजक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन को भी जानते हो आप, इंटरजेक्शन क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स बताते हैं। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में काम आते हैं, इन सब के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। बट देखो हम इन दोनों के थे जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा, अगर उस सेंटेंस में इन सबको अलग करने के बाद भी जो कुछ बचेगा वो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। अब देखो टोटल 8 हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने होते हैं टोटल 8 होते हैं।
अब देखो नाउन को हम समझ लेते हैं, प्रोनाउन को समझ लेते हैं, वर्ब कहाँ है, प्रीपोजिशन कहाँ है, कंजंक्शन कहाँ है, इंटरजेक्शन कहाँ है। तो सेंटेंस के जितने सारे सेगमेंट्स हैं उनमें सारे 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन सबको छोड़ने के बाद में दो ऐसी चीज बचेगी, एडजेक्टिव और एडवर्ब पूरे सेंटेंस में। तो इनको हमें पहचाना है। अब देखो हमें एडजेक्टिव के बारे में जाना है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो ये चीज समझ गए हम। या नाउन या प्रोनाउन को भी करता है जब ये प्रेडिकेटिव का यूज होता है। प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज मैंने आपको बताया, नाम सुने हो आपने, बोली प्रेडिकेटिव क्या होता है और एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरी कोई भी टॉपिक आपके अगर समझ में नहीं आया है उसको या तो रिपीट कर देंगे, और रिपीट नहीं कर पाए अगर तो आप मेरी जो क्लास है लास्ट वाली उनको आप देखें, और समझ में नहीं है तो मुझे बताएं। तो देखो एडजेक्टिव तो ये काम करता है। अब हमारा एडवर्ब क्या काम करता है, वापस मेरी बात रिपीट करता हूं। एक सेंटेंस के में यूज होने वाले सारे जो वर्ड्स हैं उनको हम 8 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इन सबको छोड़ने के बाद इनको हम इजी वे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जल्दी पहचान लेते हैं। बट जो बचे ही दोनों में से एक होंगी, इनको हम हमारी ग्रामर के क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रामर में, ऑर्नामेंट्स। ये क्या काम करते हैं, या तो किसी नाउन को सजाएंगे या प्रोनाउन को सजाएंगे, किसी एडजेक्टिव को सजाएंगे तो वो तो एडजेक्टिव हो गया। बट ये क्या करता है एडवर्ब, ये तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। मैं आपको एक एक पॉइंट से बात करूंगा, या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर एडवर्ब को करता है, सॉरी एडजेक्टिव को करता है, फिर या एडवर्ब को भी करता है। और एडवर्ब को करने के साथ में ये कभी कभी प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि एडवर्ब केवल वे वर्ड्स नहीं है, वही शब्द नहीं है जो केवल क्रिया को ही विशेषता बताते हो, वो इन सबको मॉडिफाई करने वाले भी होते हैं। देखो ये हमारी पूरी कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, क्रिया केवल क्रिया की ही बात करें वही एडवर्ब होते हैं। बट जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो भी होता है, और किसी एडवर्ब को करता है वो भी होता है, और किसी प्रीपोजिशन को करता है वो भी होता है। तो अंडरस्टूड, समझ के हमारे सामने डिफिनेशन निकल कर आई, यानी वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हो। अंडरस्टूड, क्लियर और इज नॉट क्लियर। अब वापस देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई से नहीं निकाले सजाते हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते हो। ठीक है साहब, ये क्लियर हो गई पूरी बात। अब इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। देखो किस तरह से वापस देखिए, लिखना क्या है आपको। हमारे सेंटेंस में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आई मीन मैं बताना चाहता हूं कि एक सेंटेंस को हम उसके सेगमेंट्स में 8 टाइप्स के वर्ड्स का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, और एडजेक्टिव और एडवर्ब भी होते हैं। ये दोनों क्या काम करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या काम करते हैं आपको पता है, किसी न किसी चीज को डेकोरेट करते हैं। तो ये किस किस को करेगा, एडवर्ब किसको करेगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और प्रीपोजिशन को। अब इसे आप नोट कीजिए। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज एडवर्ब। क्लियर और इज नॉट क्लियर? देखो आप एडवर्ब के किस टाइप से एडवर्ब बनते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं, देखो टू मॉडिफाई अ वर्ब। देखो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखो सी, मैंने लिखा है पर सी स्पीक्स, वो बोलती है। अब देखो क्या लिख देता हूं मैं क्लियरली। अब मेरी बात समझना, देखो ये हमारी वर्ब हुई,
ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम सब जानते हैं। बट देखो ये वर्ड आया हमारे लिए, ये बताइए आप क्लियरली सी के लिए आया है क्या? यस सर। आप दिमाग लगाओ यहाँ पर। बोलने के लिए बोलने के लिए आया, स्पीक्स के लिए आया है। तो देखो किसको कर रहा है मॉडिफाई? क्या होगा? एडवर्ब होगा। हाँ देखो, अगर ये इसको मेरी बात सुनो ना, अगर सी को क्या करता मॉडिफाई करता तो सी प्रोनाउन है, क्या होता? एडजेक्टिव होता। क्लियर हो रहा है? इज नॉट क्लियर? तो ये देखो एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही वॉक्स स्लोली। देखो यहां हम समझते हैं, लिखने का काम बाद में करेंगे ना, पहले मेरे साथ समझिए। ये क्या है? हमारी वर्ब है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। वॉक्स वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ। अब हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा स्लोली ही है या वॉक्स है? हाँ, वह स्लोली नहीं है। हाँ, वो चलता है। कैसे चलता है? धीरे। तो ये क्या है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। आई मीन मैं कहना चाहता हूं कि सेंटेंस के वो वर्ड्स यानी वे वर्ड्स जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हो, क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई कोई बात? देखो ये क्या करते हैं, हम इनका सेकंड यूज देखते हैं। टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। मॉडिफाई का मतलब समझ गए आप? विशेषता बताना। टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब होते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो, माय फ्रेंड इज, मैंने यहां पर अभी छोड़ दिया, टोल लिख दिया, ठीक है। अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। ये वर्ब है हमारी, समझ रहे हो आप? ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। देखो मैं आपको बहुत सी बार बता चुका हूं कि बी वर्ब के बाद में जो कुछ आता है वो एडजेक्टिव होता है। अब बी वर्ब कौन सी? देखो बी वर्ब से निकालते हैं अपन, इज, एम, आर, वॉच, वर्ब। और कभी कभी बी खुद भी आती है। तो इसके जस्ट बाद में आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर लिखा मैंने। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो देखो यहां पर ये जो टीचर है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो यहां अगर ऐसा लिख दे तो माय फ्रेंड इज, ये टोल क्या है? एडजेक्टिव हुआ है नहीं हुआ? अगर मैं ये देखो यहां वेरी लिख देता हूं, अब पूरे सेंटेंस को कंप्लीट हो गया। माय फ्रेंड इज वेरी टोल। अब बताइए इस वेरी ने इस टोल को मॉडिफाई किया या इनमें से किसी एक को किया? बताइए। पहले टोल था, माय फ्रेंड इज टोल, मेरा मित्र लंबा है। बट अगर मैं इसे बोलूं माय फ्रेंड इज वेरी टोल, तो वेरी ने किसको मॉडिफाई किया? टोल को। तो टोल क्या था? एडजेक्टिव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं? टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर हो? इज नॉट क्लियर? यस। ओके, अब इन्हें आप नोट कीजिए नोटबुक में। कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। एडवर्ब की बात कर रहे थे। अब देखो एडवर्ब क्या करता है, कभी कभी उसके थर्ड टाइप देखते हैं अपन, सॉरी थर्ड यूज देखते हैं। टू मॉडिफाई क्या करता है? ये एन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। हम लोग कैसे करता है? अभी आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा था, सी स्पीक्स। यहां पर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, क्लियरली। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को निकालते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हुआ? ये वर्ब है। अंडरस्टूड? ये क्या है? और ये क्या हुआ? अभी आपने बताया था मुझे, क्या हुआ भाई? एडवर्ब है ना? क्यों ये एडवर्ब? क्योंकि ये इस स्पीक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब मैंने साथ यहां और लिख दिया वेरी। सी स्पीक्स वेरी क्लियरली, बहुत साफ बोलती हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ?
वेरी लिखने पर क्या हुआ, इस वेरी वेरी किसको मॉडिफाई करेगा, क्लियरली को। क्लियरली को। तो क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है, क्लियरली क्या बताया था आपने, एडवर्ब, और एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। आपकी बहुत सारी गाइड्स या बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि एक सेंटेंस में एक ही एडवर्ब आ सकता है, बट एक सेंटेंस में कई एडवर्ब आ सकते हैं। रट्टा नहीं मारना, समझना, एक कंसेप्ट को समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आपने भी तो कहा था कि सर क्लियरली क्या है, एडवर्ब है। मैंने वेरी लिख दिया, वेरी क्या कर रहा है, क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है, सीधी सी बात है, कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो ये क्या करता है फिर, ये समझ में आई तुम्हारी बात, यस सर, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब। ठीक है साहब, अब हम एक और इनका यूज समझते हैं, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। तो वो प्रीपोजिशन को भी कैसे मॉडिफाई करता है, आप लिखने का काम बात भी करें, मेरे साथ यूज देखते हैं, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। अब देखो एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कैसे करता है मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं और उसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो वो ही थ्यू अ piece of stone on a dog, सॉरी एक यहां पर मैं ब्लैंक छोड़ता हूं, फिर ऑन अ डॉग, और मैंने यहां पर लिखा देखो परफेक्टली। आप समझने की कोशिश करना, देखो यहां पर ये बिल्कुल न्यू चीज है आपके लिए। पहले हम इस सेंटेंस को पूरे को पढ़ते हैं एक बार, सी थ्यू अ पीस ऑफ स्टोन परफेक्टली ऑन अ डॉग। ये सेंटेंस लिखा मैंने पूरा, ठीक है साहब। ये क्या है, हमारी वर्ब है, V2 है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस टेंस में काम आती है, पास्ट का कौन सा पार्ट, सिंपल, पास्ट सिंपल, ओनली पास्ट सिंपल में। ये हमारी वर्ब हुई, तो फिर ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब देखो यहां पर क्या स्टोन है ना, तो स्टोन को जब हम मटेरियल नाउन है, जब इसके हम 1 2 3 काउंटेबल की तरफ बिहेव करते हैं, तो इसके आगे अ पीस ऑफ, 2 पीसीज ऑफ ऐसे लिखना पड़ता है। या मैं बता चुका हूं, कब बताया मैंने आपको, देखो सुनो, फर्नीचर से नहीं होता, फर्नीचर रहता है केवल, लेकिन आपको चाहिए बहुत सारे फर्नीचर्स के आइटम, तो कैसे बोलते हैं, द आइटम्स ऑफ फर्नीचर। मेरी बात समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो पूरा गलत है, इंफॉर्मेशन से नहीं होता, केवल इंफॉर्मेशन। लेकिन हमें लगे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे फिर, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बनाएंगे, मेनी इंफॉर्मेशंस, तो मेरे कहने का मेनी पीस ऑफ, मेनी फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा लिखेंगे। तो यहां देखो पीस है ना, इसका यूज कर रहे हैं किसके लिए, स्टोन के लिए। तो ही थ्यू अ पीस ऑफ स्टोन और अ डॉग। अगर हम इस परफेक्टली को नहीं लिखते हैं तभी हमारा काम चल गया, बट हमने क्या यहां पर परफेक्टली और लिख दिया। अब ये जो हमारी प्रीपोजिशन है ऑन, इसके आगे हम परफेक्टली लिखना चाहते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परफेक्टली जो एडवर्ब है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। अब एक समझना है, देखो V2 वर्ब को नहीं कर रहा, ये किसको कर रहा है, ऑन को कर रहा है। देखो उसने क्या किया, जैसे मान लो कोई भी लड़का है, उस लड़के ने पत्थर फेंका साहब किस पर, डॉग पर, तो ये जो पत्थर फेंका है इसको आ रहा है सीधा आ रहा है, तो यहां तक आ गया। बट आपने परफेक्टली लिखा इसमें, और परफेक्टली लिखते क्या, बिल्कुल सीधा लगा उसको, तो किसको कर रहा है, ऑन को। यानी कि इस कंडीशन में परफेक्टली है वो ऑन, हमारे जो प्रीपोजिशन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। आई मीन मैं कहना चाहता हूं कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करते हैं। तुमने यहां पर इनके 4 तरह से 4 प्रकार के इनके यूज देखे हैं, शायद आपके समझ में आए होंगे। अब देखो इनको किस प्रकार से डिफाइन करना है ये समझ गए आप। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, बोलिए, टेल मी एनीबॉडी। The word which can be modified, The word which can modify noun, verb, adjective, adverb, preposition. कंफ्यूज हो गए, फिर से रिपीट करता हूं, देखो एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं। अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन? नो सर, यानी कि वे शब्द जो किसी वर्ब को, adjective को
एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हो। क्लियर है पूरी बात? एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब इनसे देखो एडजेक्टिव और अलग होते हैं ना, एडजेक्टिव हमारे अलग होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको इसी के साथ में एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन याद हो जाए। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को करता है, एडजेक्टिव को करता है। समझ लगी बात? यस सर। क्लियर और इज नॉट क्लियर? क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है साहब, अब आगे देखते हैं। इनके कुछ सेंटेंस लिखकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। देखो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे यहाँ पर, और इन सेंटेंस में हम जो एडवर्ब्स यूज किए गए हैं उन एडवर्ब से ये सीखने की कोशिश करते हैं कि वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड? देखो हम इस पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। ये हमारी वर्ब है, सबसे पहले हम वर्ब को निकालेंगे। ये सब्जेक्ट है हमारा, और परफेक्टली एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? यानी कि वर्ब को। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर हो गया? यस सर। दे सब्जेक्ट, वर्ब और स्लोली एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। ये भी समझ में आ गया आपके? यस सर। हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारी वर्ब और ये सब्जेक्ट। आराम से, सॉरी ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि बी वर्ब के बाद में जो आएगा एडजेक्टिव होगा, तो ये कहां गया? वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय क्या है? इंटेलिजेंट बॉय एडजेक्टिव है। समझ लेगी बात? वैसे देखो बॉय नाउन है, तो नाउन के आगे एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के आगे ये जो लिखा गया है ये क्या है? वेरी। इस एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। अगर मैं यहां से वेरी हटा देता हूं, तो हटा दे मैंने इंटेलिजेंट बॉय, तो देखो अब तो ये केवल एडजेक्टिव है, बट मैंने यहां पर वेरी लिख दिया, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव। समझ में आ गया तुम्हारी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर होगी कोई बात? यहाँ पर ये वेरी है, एडवर्ब है, किसको? इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। हाँ, इंटेलिजेंट के बेटा एडजेक्टिव। अब तो इसको देखते हैं अपन, ये क्या है हमारे पास में? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो यहां देखते हैं हम, इस वाली फ्रेज में बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम नाउन को निकाल लेते हैं। ये नाउन है, ठीक। नाउन के आगे देखो टोल लिखा हुआ है। टोल क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में लंबा होता है, तो नाउन को क्या है? मॉडिफाई कर रहा है, तो वो तो एडजेक्टिव है। बट ये क्या है फिर? ये इस एडजेक्टिव को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ बताओ? एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हो? इज नॉट क्लियर? ओके, ये हमारी वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आपको मैं बता चुका हूं कि इस बी वर्ब के बाद में यहाँ जो आएगा एडजेक्टिव होगा। देखो यहाँ इस वाले पार्ट में क्या है? नाउन भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर नाउन आई थी, तो कोई बात नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव के आगे जो लिखा है वेरी, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए लास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। ही देन, ये हमारी वर्ब है। वर्ब कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? पास्ट सिंपल। हाँ, पास्ट सिंपल की V2 और ये सब्जेक्ट हुआ। अब देखो यहाँ देखते हैं ये स्लोली क्या है भाई? एडवर्ब। एडवर्ब है क्योंकि इस देन को बता रहा है, देन को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये एडवर्ब है, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो एडवर्ब है और ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन होती है, नहीं, ये भी एडवर्ब ही है। एडवर्ब भी तो इसको हाँ, तो वेरी एडवर्ब है, तो एडवर्ब को ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो समझ गए यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है? ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो हमने डिफिनेशन सीखी थी और जो इसके यूज सीखे थे वो सारे सेंटेंस से क्लियर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। और आज की जो क्लास है उसके बाद में आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, उसको सब अटेम्प्ट करें और आपका इस टेस्ट से रिवीजन हो जाएगा और सभी को अटेम्प्ट करना है। ये समझ में आ गया पूरा आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आज पता लग गया एडवर्ब क्या काम करते हैं, क्या होते हैं एडवर्ब? एक बार रिपीट करो। किसको? वर्ब को। क्लियर है पूरी बात? इनका डिफरेंस समझ गया एडजेक्टिव से? दोनों चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे 8, उनमें से एडवर्ब्स और एडजेक्टिव का क्या काम है? जब हम किसी सेंटेंस में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आई मीन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, अगर हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को वहां से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इनको अलग निकाल देते हैं, तो फिर जो बचे हुए सेंटेंस के वर्ड्स हैं वो या तो एडवर्ब होंगी या एडजेक्टिव होंगी। देखो इन्हें अगर हम सेंटेंस में इन सबको निकाल लेते हैं और जो बचे हुए पार्ट हैं सेंटेंस में वो या तो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। ये दोनों क्या काम करते हैं? ये हमारे इंग्लिश ग्रामर के ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि ये ऑर्नामेंट्स का रोल प्ले करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या करता है और एडवर्ब क्या करता है? हमने ये बात देखी, एडवर्ब वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को या कंजक्शन को या प्रीपोजिशन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। इस चीज को हमने समझ लिया था। देखो एडवर्ब की जब हिंदी करते हैं हम तो हमें यह पता लगता है कि क्रिया विशेषण, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, बट एडवर्ब इससे भी बढ़कर अपना रोल प्ले करते हैं। ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, कभी कभी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, कभी कभी कंजक्शन को मॉडिफाई करते हैं और कभी कभी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं। ये सारी बातें हमने देख ली थी। एडजेक्टिव भी देखो किसी न किसी को मॉडिफाई करने का काम करता है। अभी किन किन को करता है ये भी हम साथ में देख लेते हैं। ये नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा या किसी दूसरे एडजेक्टिव को करेगा या किसी एडजेक्टिव को करेगा। नाउन, प्रोनाउन या किसी एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करेगा, यानी कि एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है, और नाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस समझा है। ये क्या काम करते हैं? आज की हमारी क्लास एडवर्ब की टाइप्स को लेकर होगी। एडवर्ब्स की कितनी टाइप होती हैं और इनके क्या क्या रोल होते हैं, इनको हम डिफरेंट अलग अलग करके स्टडी करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ में
लाइव जुड़े और इनको नोट करें। आज हम आपको एडवर्ब्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देखो पहली टाइप होती है हमारे पास में यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से रिलेटेड कौन कौन से एडवर्ब हैं हम उनको लेकर चर्चा करेंगे। फिर आता है हमारे पास में प्लेस, प्लेस से रिलेटेड कौन कौन से एडवर्ब है हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। फिर नंबर या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कौन कौन से एडवर्ब होते हैं। उसी तरह से एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। इस तरह से हमने इनको 9 टाइप्स में डिवाइड किया है और इनकी सभी की सेपरेट हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को लेते हैं। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं, एडवर्ब्स क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी क्रिया, मेरे साथ नोट कर सकते हो आप, वे शब्द जो किसी क्रिया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन को मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। उन सब शब्दों को हम एडवर्ब्स कहते हैं और उनकी 9 टाइप होती हैं। आप इनको अपने नोटबुक में नोट करें और हम फर्स्ट टाइप है जो इसकी एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम को कौन कौन से वर्ड होते हैं। देखिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से वर्ड होते हैं, वो सारे वर्ड होते हैं। मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, आप इनको नोट करें अपनी नोटबुक में। देखो कौन कौन से हैं। टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट के साथ में जो भी आएंगे लास्ट टाइम बताने वाले वर्ड्स, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ओवर, लास्ट डे, लास्ट वीक, सारे के सारे ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। लेट है, लेटली है, नाउ, जस्ट नाउ, अगो, डेली, बिफोर, सिंस और भी हैं, रिसेंटली, एट द मोमेंट। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अब देखो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर एडवर्ब आया। मैं आपको जो ये चीज बता चुका हूं, ये हमारी वर्ब है। सभी जब से सबसे पहले सेंटेंस में हम वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब को आगे, वर्ब के आगे जो होगा सब्जेक्ट होगा। वर्ब से क्वेश्चन करते हैं क्या और किससे ये ऑब्जेक्ट हुआ। समझिए इस चीज को आप। अब देखो यहां देखते हैं हम यस्टरडे जो लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि यस्टरडे यानी एडवर्ब क्या काम करते हैं? एडवर्ब क्रिया को मॉडिफाई करते हैं। ये किसी एडवर्ब को करते हैं, ये किसी एडजेक्टिव को करते हैं, ये किसी कंजक्शन को करते हैं, प्रीपोजिशन को करते हैं। अब बताइए आई सा, ई सा मी, उसने मुझे देखा कब, इसका मतलब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं यहां पर, यानी उसका टाइम बता रहे हैं कब, यानी टाइम बताने वाले जो एडवर्ब होंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। यहां देखिए ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ इसका है वो सीन, और ये बिफोर है इस वर्ब को, यानी जो सीन वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर इसमें देखिए आप, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और हियर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है देखो, और ये डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये दोनों एडवर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो डेली है ये कम्स जो वर्ब है हमारी उसको मॉडिफाई कर रहा है। आई होप आपकी समझ में आए कि हियर भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं है। विकास विल सून ये हमारी वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ, और ये रिटर्न यानी विकास विल सून रिटर्न, सॉरी ये और ये दोनों वर्ब हैं, और ये सून है शीघ्र, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को कहां पर लिखना होता है, कुछ के स्पेशल रूल है, ये स्पेशल बातें में याद रखनी है कुछ के बारे में।
देखो ये सब्जेक्ट हमारी, ये वर्ब है, और लेट ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इन सबसे क्वेश्चन से सब सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं कब, और जो जवाब आया वो सारा का सारा एडवर्ब है। कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखो कब, कल, कब पहले ही, कब डेली, कब सुन शीघ्र, और कब लेट। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, देखो हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी प्लेस बताने वाले कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, और इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए आप। इनसे और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का काम करते हैं, बट जो मेनली हमारे काम आने वाले हैं वो ये हियर है, देयर है, हिदर, थिदर, अप, आउट, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, फार, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, और कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जैसे डाउन, इन, ये भी क्या करती है? विदाउट, ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हम सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे कि कहां, जो जवाब आया वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। अंडरस्टूड? देखिए आप, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हम इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ही वॉज सिटिंग, तो देखो वॉज सिटिंग क्या है? वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। हमने इस वर्ब से क्वेश्चन किया, वो बेटा है, कहां बेटा है? देयर, वहां, ये जवाब आया। तो ये क्या है? ये एडवर्ब है, और ये इस वर्ब को बताइए सब्जेक्ट को नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट को नहीं कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही इज आउट, ये हमारी वर्ब हुई और ये सब्जेक्ट हुआ। तो इससे हम क्वेश्चन करते हैं, वह है कहां है? आउट, बाहर, तो ये एडवर्ब हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। तो वो देयर इज एयर एवरीवेयर, तो ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट इसका ये है। यानी हवा है, कहां? हर जगह, तो एवरीवेयर ये क्या हुआ? हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सी लुक्ड अप, उसने देखा, कहां देखा? अप, ऊपर, ये प्रीपोजिशन नहीं है। देखो प्रीपोजिशन कब होती? जब इसके बाद में नाउन आती। मैंने आपको भी बताया कि कुछ प्रीपोजिशन भी हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाती हैं। तो इसका अर्थ देखो यहां पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये कहां का जवाब दे रही है, और इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। कम इन, देखो अंदर आओ, कहां आओ? इन, अंदर, तो ये भी क्या कर रहा है? प्लेस बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखो ही लिव्स इन कोटा, यहां पर भी इन है, ये हमारी वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, बट इस इन ने इस कोटा को रिलेट कर दिया किससे? इससे, यानी वो रहता है, कहां रहता है? कोटा में। तो यहां पर ये प्रीपोजिशन है, यहां पर ये एडवर्ब नहीं है। इस बात को आप समझे, क्या है? यहां पर ये प्रीपोजिशन है। फिर से देख लेते हैं। देखो इस वाले सेंटेंस में वो बेटा हुआ था, कहां बेटा हुआ था? देयर, वहां, तो एडवर्ब हुआ। इज आउट, आउट एडवर्ब हुआ। देयर इज एयर एवरीवेयर, एवरीवेयर एडवर्ब हुआ। सी लुक्ड अप, ये भी एडवर्ब हुआ। कम इन, ये भी एडवर्ब है। ये प्रीपोजिशन भी होता है, बट इस सेंटेंस में एडवर्ब है। ही लिव्स इन कोटा, यहां पर इन प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब नहीं है। समझ गए? और इन दोनों को मिलाकर हम एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं, जो कहां का जवाब देती हैं। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। इस बात को हम फ्रेज एनालिसिस में पढ़ेंगे। आई होप आपकी ये चीज समझ में आएगी पूरी। फिर भी कोई डाउट्स होता है, अगर आपके रहता है, तो आप उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। ये हमने एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की बात की है। इससे पहले हमने एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की थी, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। इसे नोट कीजिए नोटबुक में।
कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं, सॉरी एडवर्ब ऑफ नंबर। देखिए हम एडवर्ब ऑफ नंबर की बात करते हैं और इन्हीं को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये ऐसे वर्ब हैं जो ये बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार हुआ, एक बार, दो बार, ऐसे बताते हैं या हमेशा। समझ गए मेरी बात? फिर से रिपीट करता हूं, हम एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। यहां पर नंबर से मतलब कोई संख्या नहीं है, इनका यह अर्थ है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ, उसकी प्रवृत्ति कितनी बार है, कितनी बार रिपीट हुआ, यानी किसी कार्य को एक बार होना या बार बार होने को बताते हैं, ये कितनी बार हुआ। अब देखो कौन कौन से होते हैं, वंस एक बार, ट्वाइस तीन बार, थ्राइस ट्वाइस दो बार, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन फिर से, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, स्केर्सली मुश्किल से, हार्डली रेयरली। इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, नेगेटिव सेंस देते हैं। फर्स्टली यानी पहली बार, सेकेंडली एंड थर्डली और एटसेट्रा। ये हमारे कौन से एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। फिर से बताता हूं आपको, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, किसी भी कार्य या एक्शन को एक बार अथवा बार बार होने को बताते हैं। एक बार हुआ है, कितनी बार हुआ, उसकी बात करते हैं। इनसे हमारा नंबर संख्या से मतलब नहीं है, इस बात को आप याद रखें। देखो यहां देखते हैं कुछ सेंटेंस में जिससे एनालिसिस करते हैं। ही हैज नॉट सीन, ये वर्ब हुई हमारी, ये सब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट हुआ, और वंस एक बार, इसका अर्थ हुआ देखो उसने उसको एक बार भी नहीं देखा है, एक बार भी नहीं देखा है। तो यहां पर कितनी बार की बात कर रहे हैं कि कितनी बार देखा भाई, एक बार भी नहीं देखा। ये हमारा एडवर्ब बताइए कौन सा है, नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब है, और ये डांस वर्ब है, यानी वो मुश्किल से डांस करती है। कितनी बार करती है, मुश्किल से। ही कोल्ड अगेन, तो अगेन क्या है, उसने फिर से उसे पुकारा, यानी उसने फिर से पुकारा। ही ऑलवेज हमेशा, वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम हमेशा हमारा सबसे अच्छा प्रयास करते हैं। शी रेयरली स्पीक्स हिंदी, रेयरली मुश्किल से ही, वो मुश्किल से ही हिंदी बोलती है, वो हमेशा अंग्रेजी बोलती है बट मुश्किल से ही हिंदी बोल पाती हैं। तो यहां पर ये बता रहे कि कितनी बार, यानी वर्ब की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, यानी वो कार्य, कोई एक्शन कितनी बार हुआ। इन सारे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। मैंने आपके सामने तीन प्रकार के एडवर्ब की बात की है। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, और नंबर 3 एडवर्ब ऑफ नंबर अथवा फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? और इन सब में डिफरेंस भी आप समझे होंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए, और हमारी क्लास को लास्ट तक पूरी देखिए। की बात करते हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी बताने वाले, यानी क्वांटिटी बताने वाले, साइज बताने वाले, क्षेत्र बताने वाले, उनका विस्तार बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, और जो वो एडवर्ब्स का काम करते हैं उनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो क्वांटिटी मात्रा बताते हैं, क्षेत्र बताते हैं या विस्तार बताते हैं। आप मेरे साथ नोट कर सकते हो, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी ये क्या कार्य करते हैं, वे एडवर्ब्स जो क्वांटिटी, मात्रा, क्षेत्र और उसका विस्तार बताते हो, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रादर, फेयरली, एंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली,
फुली, सो, वेग, होली और पार्टेली। समझ गए इस बात को? पार्टली और पार्टियली है, दो है, एटसेट्रा और भी कुछ होते हैं। अब देखो कई जन इन सारे एडवर्ब्स को इन सेंटेंस से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ही वॉज टू केयरलेस, ये हमारी वर्ब हुई। आपको भी बता चुका हूं ये किस टाइप की वर्ब है, V2 है, सेकंड फॉर्म है, और ये किससे बनी? बी से बनी है। बी के जस्ट बाद में जो होगा वो क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। अब देखो इस कॉम्प्लीमेंट के आगे यानी एडजेक्टिव के आगे टू लिखा हुआ है, तो क्या बता रहा है? ज्यादा, यानी कि वह नेगेटिव सेंस के लिए आता है। ही वाज टू केयरलेस, वो ज्यादा केयरलेस था। समझ गए? तो इसने क्या बताया? देखो क्वांटिटी बताइए, केयरलेस की क्वांटिटी बताइए, तो मात्रा बताने वाले एडवर्ब्स हुए। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको इन सबका डिफरेंस करके बताऊंगा, सबको अलग अलग, हर वर्ड्स जो जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो टू, फिर से देखते हैं अपन। ही वॉज V2 है, बी की फॉर्म है, और बी वर्ब अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेती है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, और केयरलेस एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, और ये टू लिखा हुआ है। तो इस केयरलेस की मात्रा बताई इसने, क्वांटिटी बताई, इसलिए एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हुई। अगले सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर भी V2 है, सेकंड फॉर्म है, और ये सब्जेक्ट हुआ हमारा। ये भी क्या करती है? ये भी अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेती है, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म में बी वर्ब अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो टाइड क्या है? एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर पैसिव बना हुआ नहीं है। देखिए साहब, अब यहां क्या हुआ? देखो ये एडजेक्टिव, तो वेरी ने क्या किया? इस वेरी ने इसकी क्वांटिटी बताई, बहुत ज्यादा थका हुआ था, यानी बहुत थका हुआ था। अंडरस्टूड? यानी जो थकने की जो क्वांटिटी थी ये वेरी ने बताई, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। और थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। बी यहां पर, ये बी है, बीजी एडजेक्टिव हुआ, और इस एडजेक्टिव को क्या मॉडिफाई करने के लिए रादर ज्यादा, इज रादर बिजी, वो ज्यादा बिजी है, व्यस्त है। यू आर पार्टली राइट, तो राइट एडजेक्टिव हुआ, और इस एडजेक्टिव की मात्रा बताने के लिए पार्टली वर्ब, सॉरी एडवर्ब लिखा गया है, पार्टली एडवर्ब से, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या हुआ? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ही इज क्वाइट रॉन्ग, तो ये एडजेक्टिव है। अब तुम्हें देखो बी वर्ब है, बी अपने साथ में क्या करती है? कॉम्प्लीमेंट लेती है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, और इस रोंग को मॉडिफाई किया इसने, यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट, यानी ज्यादा, तुम ज्यादा गलत हो, यानी तुम बहुत गलत हो। इस तरह से देखो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं, इनका रोल कैसे क्या होता है, ये हमने इन 5 सेंटेंस से समझने की कोशिश की है। और ये टॉपिक आपके शायद क्लियर हुआ होगा। कौन सी बात कर रहे थे पर? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। देखो हमने एडवर्ब ऑफ टाइम ले लिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस ले लिया, एडवर्ब ऑफ नंबर कर लिया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कर ली। अब देखो हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अब पहले हम समझते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या काम करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर ये बताते हैं कि कोई एक्शन किस तरीके से होता है, आई मीन मेरे करने का मेथड क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या करते हैं? मेथड और प्रोसेस बताते हैं। किसी भी एक्शन की मेथड्स और प्रोसेस बताने वाले जो एडवर्ब्स होंगे हम उनको एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। देखो आप इनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। Fast, hard, slowly, bravely, foolishly, wisely, loudly, soundly, badly, carefully, clearly, seriously, certainly, etc. ये कौन से एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। क्या काम करते हैं? किसी भी एक्शन को
होने का मेथड और प्रोसेस बताते हैं। मेरे साथ नोट कर लीजिए, मैंने किसी भी एक्शन को होने का मेथड अथवा प्रोसेस बताते हैं। हम इन कुछ सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। द हॉर्स रेन फास्ट। अब देखो रेन वर्ब है हमारी, घोड़ा दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो ये एडवर्ब हुआ और एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ही वर्क्स, वो कार्य करता है। हार्ड, कैसा कार्य करता है? हार्ड कार्य करता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो ये वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर पास्ट रेन को मॉडिफाई कर रहे हैं जो हमारी वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब्स होते हैं। दे फॉट ब्रेवली। देखो दे फॉट ब्रेवली, दे आर ब्रेव, ये अलग चीज होती है, बहादुर है। बट यहाँ पर हमने ब्रेवली जो एडवर्ब है, ये फोर्ट यानी वो बहादुरी से लड़े। ब्रेवली बहादुरी से लड़े, फोर्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। अदिति एक्टेड वाइजली, अदिति बुद्धिमानी से कार्य करती है। तो एक्टेड जो वर्ब है हमारी, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं वाइजली, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली, गहरी नींद सोते हैं। बच्चे गहरी नींद सोते हैं, साउंडली सोते हैं, तो इस स्लीप्स को मॉडिफाई कर रही है। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं? किसी भी एक्शन को होने का मेथड और प्रोसेस बताते हैं। और हमने इन 5 सेंटेंस से समझने की कोशिश की है कि किस तरह से इनका कार्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है, हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, वाइजली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और साउंडली एडवर्ब ऑफ मैनर है। इस तरह देखो हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपके समझ में आए होंगे। अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर तक पहुंच चुके हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स भी इसके पार्ट्स होते हैं। इनको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देखो एडवर्ब्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था, और एडवर्ब्स का यूज क्या था ये भी हम साथ में डिस्कस कर रहे थे। हमने एडवर्ब्स की टोटल टाइप्स को 10 डिवाइड किया था, 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था एडवर्ब्स वाले टॉपिक को। 6 तक हमने यानी 5 तक हम डिस्कस कर चुके थे, 6 से हमें अब देखना है। देखो आज वाली जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए। आज हम एडवर्ब्स को फिनिश करने जा रहे हैं, ओवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। देखो एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या होता है, रीजन से समझिए आप। रीजन का मीन होता है कारण, यानी किस कारण से। अब देखो वे एडवर्ब्स जो रीजन कारण को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन बोलते हैं। कौन कौन से हैं? हैंस है, यहां पर HENCE स्पेलिंग मिस्टेक हुई, सॉरी। ऐसी नहीं है, सी है यहां पर। ऐसी हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। हम इनकी बात करते हैं। देखो अब इसका क्या होता है, इन सब का मीन क्या होता है समझते हैं पहले।
हेंस यानी इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए, और इसका अर्थ भी ये होता है इस कारण से, यानी कॉन्सिक्वेंटली इस कारण से। अंडरस्टूड? देखो यहां पर हम समझते हैं ये वाले हमारे पास में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस में हम सबसे पहले इसकी वर्ब ढूंढते हैं। ये वर्ब है हमारे पास में। देखो मिस्टर गुप्ता अनएबल टू रिफ्यूज द चार्ज, अनएबल टू रिफ्यूज द चार्ज, ये हमारी वर्ब है। अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बी वर्ब यहां पर, बी वर्ब के बाद में जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, अनएबल टू रिफ्यूज, यानी ये जो हमारी फ्रेज है, ये सारी की सारी फ्रेज हमें क्या बता रही है, एडजेक्टिव वाले पार्ट में, यानी कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में आ रही है, इसका एडजेक्टिव है, और हेंस एडजेक्टिव के आगे आया है। मैं आपको आगे आने वाले एडवर्ब्स की बात बता रहा हूं, बट एडवर्ब्स कभी पीछे भी आते हैं, हम बात करेंगे भी आगे। अब यह देखिए आप, जो अनेबल के आगे हेंस लिखा हुआ है, अब हम इस पूरे सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं किस कारण से, यानी वॉज अनेबल, यानी इसलिए अनेबल है। कारण क्या बता रहा है, कारण बताने के लिए हमारे पास में जो वर्ड है, ये वर्ड है हेंस, यानी इसलिए। अब इसको क्या कहेंगे अपन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे। आगे देखिए आप, शी वॉज देयरफॉर फाइन, इसीलिए उसको फाइन लगा, किस लिए, यानी इसीलिए, तो ये कारण बता रहा है, यानी रीजन बताने वाले जो एडवर्ब्स होंगे वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन होंगे। आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ा, किस लिए छोड़ा, इसलिए, तो ये इस वर्ड से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये रीजन बता रहा है। कॉन्सिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, उसे न्यूयॉर्क भेजा गया है, इस कारण से उसे न्यूयॉर्क भेजा गया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन है, और आप इनको समझिए एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या काम करते हैं, किस तरह इनका यूज करते हैं। अब आपको बताऊं, मैं देखो यह समझना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस से अलग है, एडवर्ब ऑफ टाइप से अलग है, तो आप इनमें थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं। इन सारे को जब आप कंपैरिजन करके सीखने की कोशिश करोगे, आई होप आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स होता है आपके, अगर कोई क्वेरीज रहती है आपकी, उसके लिए आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर इसको रिपीट कीजिए। जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं उनके लिए हम क्लास को रिपीट कर देंगे, और आप कोई टेंशन न ले, इंग्लिश को लेकर, अंग्रेजी को लेकर कोई टेंशन न ले, और अच्छा स्कोर करो, हमारा पर्पज केवल ये है। आप इन्हें नोट कीजिए नोटबुक में। तो अफर्मेशन और नेगेशन को एक्सप्रेस करने वाले, यानी जो एडवर्ब जैसे होते हैं, जो अफर्मेशन और नेगेशन, अफर्मेशन यानी सकारात्मक और नेगेशन यानी नकारात्मक। नकारात्मक जो हमारे सेंस है उसको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारे मैंने ये 3 एडवर्ब्स लिखे हैं, नॉट, बाय नो मींस, नॉट एट ऑल, ये तीनों क्या करते हैं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव सेंस देते हैं तो ये क्या है, नेगेशन वाले एडवर्ब्स हैं। एस, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, एटसेट्रा, प्रोबेबिलिटी होता है, ये सारे के सारे हैं। ये कौन सा सेंस देते हैं, अफर्मेशन का, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अंडरस्टूड? यानी ऐसे एडवर्ब्स जो नकारात्मक सेंस देंगे वो तो नेगेशन वाले एडवर्ब्स होंगे, ऐसे एडवर्ब्स जो सकारात्मक अफर्मेशन वाला सेंस देंगे उनको हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। ये अब चीज आपके समझ में आ गई कि कौन कौन से होते हैं, इनको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम कुछ सेंटेंस यहां पर इन चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको बार बार बताता हूं, जब भी हम सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले उसकी वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में वर्ब ये है, डिड नॉट कम, ठीक है साहब। आफ्टर ऑल, देखो आफ्टर प्रीपोजिशन है और ऑल यहां पर प्रोनाउन है, यानी आफ्टर ऑल मींस सबके बाद। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो ये नोट लिखा हुआ था, इस नोट ने इस वर्ब को मॉडिफाई किया है, और ये नेगेशन यानी कौन सा मीनिंग दे रहा है, सेंस कौन सा इसका,
नेगेटिव सेंस है, इसलिए हम इस एडवर्ब को क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। देखिए श्योरली ही इज राइट, अब देखो यहां क्या है, श्योरली ही इज राइट, ये ही के लिए श्योरली नहीं आया, किसके लिए बोलिए आप, राइट के लिए है, निश्चित रूप से वो सही है, तो राइट एडजेक्टिव है और इसके लिए कोई वर्ड जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब यहां देखिए शी इज सर्टेनली अलाइव, अलाइव क्या है यहां पर, कॉम्प्लीमेंट है, बी की बात में आया है। आप मैं बार बार ऐसे टर्म है इनको यूज करता हूं, कौन कौन से मैं बताऊं आपको। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आप समझिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आपके बेसिक हैं, आपको ये आना चाहिए। देखो अब ऐसा क्यों हुआ, यहां पर मैंने कॉम्प्लीमेंट बोला, ऐसा क्यों हुआ, आप याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए इस बात को कि बी वर्ब के बाद में जो कोई सा भी वर्ड आए, कोई सी फ्रेज आए, वो कॉम्प्लीमेंट होती है। यहां पर बी है तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, बी के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इस एडजेक्टिव को सर्टेनली मॉडिफाई कर रहा है, तो सर्टेनली क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब कौन सी कैटेगरी का हुआ, इसका सेंस समझो आप, अफर्मेशन वाला। आई डोंट नो हर, आई डोंट नो हर, ये हमारी वर्ब है, यहां पर ये नोट इस नो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। प्रोबेबली ही विल गो, संभवतया प्रोबेबली यहां पर क्या है, एडवर्ब है, ही विल गो, यानी गो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, ही को नहीं कर रहा। ही को करने के लिए प्रोनाउन है, यहां पर इसका यूज नहीं हुआ है, इस बात को आप समझे, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देखो मैं आपको एक चीज को समझाता हूं, एक चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, यानी इनका यूज कैसे करते हैं। देखो नो एज और नो, नो का यूज हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, बट इसका ज्यादा से ज्यादा यूज नो का एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसको नो पार्किंग हमें लिखा मिलता है कहीं पर कैसा, नो पार्किंग, नो पार्किंग मिलता है या नो पार्क मिलता है, बोलिए आप क्या मिलता है, नो पार्क या डोंट पार्क हियर। यहां पर देखो मैंने तीन तरह से इस बात को लिखने की कोशिश की है कि यहां पर पार्किंग करना मना है, यानी यहां पर आप कोई भी आपके व्हीकल्स हैं उनको खड़े नहीं कर सकते, यहां पर प्रोहिबिशन है, आपको मैसेज देना है, नो पार्किंग का बोर्ड लगाना है। पहले हम इसको समझते हैं ये क्या चीज है। देखो पार्क हमारी वर्ब है, यानी V1 प्लस ING है, यहां पर हम हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। पार्क के अंदर खड़ा करना, किसी व्हीकल को खड़ा करना। अब यहाँ क्या ये V1 प्लस ING है, मैं आपको बता चुका हूं कि V1 प्लस ING का रोल क्या होता है हमारी ग्रामर में। V1 प्लस ING या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी तो मेन वर्ब बनेगी, कौन कौन से टेंस बनेगी बता दीजिए, सभी कंटिन्यूअस में, अंडरस्टूड। या अगर इसका यूज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में करते हैं तो या तो ये पार्टिसिपल होगी, और पार्टिसिपल नहीं है तो फिर क्या होगी, फिर जेड होगी। अब पार्टिसिपल क्या करते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, कोई न कोई नाउन की मांग करते हैं, नाउन आएगा उनके साथ में, तो इनके साथ में नाउन कहां आई, तो ये क्या है, यहां पर जेड है। वापस मेरी बात समझिए, अगर मैं ऐसा कहूं आई सा सॉरी इट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी ये इंटरेस्टिंग बुक थी। अगर मैं ये कहना चाहता हूं तो मेरे इंटरेस्ट में आईएनजी जोड़ा है, ठीक है साहब। बट आप देखो यहां पर ये मेन वर्ब नहीं है, यहां देखो ये इस बुक नाउन से पहले आई है, तो यहां पर मेन वर्ब नहीं है, तो कभी जेरेंड तो एडजेक्टिव बनेगा नहीं, बनेगा कौन, पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो बुक हमारी जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, सीधी सी बात है। तो यहां पर ये इंटरेस्टिंग क्या है, ये हमारी मेन वर्ब नहीं है, बट आप आइडिया लगा सकते हो कि वॉच के बाद में आएंगे, इसलिए V1 प्लस ING होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए आप ये हमारी V1 प्लस ING है, तो ये क्या हुआ, ये जेरेंड है,
क्या है बोलिए? जेरेंड है। जेरेंड क्या होती है? नाउन होती है। अब मुझे बता दीजिए नाउन से आगे क्या आता है? नाउन से आगे किसको लिख सकते हैं हम? नाउन से आगे एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। पहले एडजेक्टिव लिखना होगा, फिर एडवर्ब आ सकता है। क्लियर होगी पूरी बात? चलो कोई बात नहीं। नो पार्ट होता ही नहीं है, किसी भी वर्ब के आगे हम नो नहीं लिख सकते। मेरे कहने का अर्थ है कि आई हैव नो बुक, ये चीज अलग है भाई। यहाँ पर आई हैव नो बुक, यहाँ पर वर्ब क्या है? हैव है। नो बुक के आगे है मेरे पास कोई किताब है ही नहीं, तो ये नो यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब तक आपकी ये वर्ब नाउन नहीं बनेगी उसके आगे नो एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। डोंट पार्क हियर, ये सेंटेंस की लिखने की स्टाइल अलग है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमारे लिए क्या दिए गए हैं? इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर मना है। फॉरबिडन है, ऐसा आप काम नहीं कर सकते। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका जो एडवर्ब है ये यहाँ पर हियर एडवर्ब है। अब हियर एडवर्ब किस टाइप का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अंडरस्टूड? ये हमारी V1 है, V1 है और डोंट के बाद V1 आएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर यू अंडरस्टूड है जो इसका सब्जेक्ट होता है। क्लियर और इज नॉट क्लियर? ओके, देखो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि नो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नॉट एनी से बना है। किससे बना है? नॉट एनी, बिल्कुल नहीं, यानी नॉट एनी से बना है। नो ये समझिए कि नोट से ज्यादा नेगेटिव सेंस रखता है। अंडरस्टूड? फिर भी कोई डाउट्स हो तो बोलिए, बताइए डाउट्स। हम किस चीज को पढ़ रहे थे? एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ये क्या काम करते हैं? अफर्मेशन वाले एडवर्ब्स अफर्मेटिव सेंस रखते हैं और नेगेशन वाले एडवर्ब्स नेगेटिव सेंस रखते हैं। आप इन्हें नोट कीजिए और याद रखिए कि नो एडजेक्टिव ज्यादा होता है एडवर्ब्स की तुलना में, यानी मैक्सिमम समय, यानी अधिकतम सबसे ज्यादा हम इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। नो पार्किंग क्लियर हो गया? नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग क्लियर होना है। स्मोक हमारे क्या है? जेरेंड है और उससे आगे नो आया, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर नो पार्किंग का अर्थ हुआ कि कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, मना यहाँ पर। वैसे ही नो स्मोकिंग का अर्थ धूम्रपान निषेध है। एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेशन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं हम। बहुत इजी है, हम सब जानते हैं इनको, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं इनको। देखो भाई, एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए यूज होते हैं, सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स, वो एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव होते हैं। ओके, देखो व्हेन विल यू रिटर्न, तो ये हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी वर्ब है यू। ये व्हेन कब बता रहे? कब लौटोगे, तुम कब लौटोगे, वापस कब आओगे। तो ये क्या है? किसको बता रहा है? टाइम बता रहा है। बट कौन सा है? एडवर्ब्स है। यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं है, ना क्या वर्ब है, कुछ भी नहीं है, एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। तो हम इनको एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव कहेंगे। हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर, कितने समय तक यहां रुकेगी। तो ये सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स जो केवल क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव बोलते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जब डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज क्वेश्चन के लिए न किया जाकर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाए। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, ये वो स्थान है जहां राजा रहता था। एंड दिस इज द प्लेस, तो यहां क्या किया इस वेयर ने, यानी दो सेंटेंस को जोड़ा है और एक रिलेटिव क्लोज बनाई है, और ये वेयर प्लेस के लिए आता है। तो इन सबको, यानी इस कंडीशन में हम इस डब्ल्यूएच वर्ड को क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। रिलेटिव एडवर्ब्स समझ गए? इस तरह से जब हमने रिलेटिव एडवर्ब्स को कंप्लीट किया, इसी के साथ में हमारे जो एडवर्ब्स थे वो पूरे हुए। आप इनको नोट कीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं और एडवर्ब्स की तरह भी करते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ भाई,
मेरी बात समझ गए? अब देखो सुनो, पहले अभी को नोट कीजिए, हम ऐसे एडवर्ब्स को जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं उनको लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इन्हें नोट कीजिए। को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कभी कभी तो एडजेक्टिव्स होते हैं और कभी कभी एडवर्ब्स होते हैं और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि कहां पर तो ये एडवर्ब्स होते हैं और कहां पर ये एडजेक्टिव्स होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे वर्ड्स हैं ये जो एडजेक्टिव्स भी बनते हैं और कभी कभी एडवर्ब्स भी बनते हैं। अब पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम एडजेक्टिव को कैसे पहचान करेंगे, किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जो भी नाउन से पहले आ गया ना, मेरी बात समझ रहे हो, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव होगा, सीधी सी बात है। और नाउन के साथ नहीं आया वो एडवर्ब हो जाएगा। अब देखो आई हैव मिल्क, देखो मिल्क है, नाउन है, इससे आ गया, आगे आ गया, क्या बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस हैव को कर रहा है या मिल्क को कर रहा है? यहाँ पर मिल्क को कर रहा है तो क्या है, ये एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? आगे देखिए, आई हैव स्लेप्ट एनफ। अब देखिए यहाँ पर ये इसके साथ में कोई नाउन नहीं आएगी तो ये किस वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, और वर्ब को कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। शायद आप समझ गए होंगे, मेरी बात समझ गए? ओके। देयर इज मच वाटर इन द पोट, देखो वाटर नाउन है और मच उसके आगे आ गया, तो क्या बता रहा है, किसको, इस वाटर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वाटर को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये वाटर क्या है, नाउन है। अब देखो सी इज मच बेटर टुडे, बेटर क्या है पहले समझते, देखो बेटर क्या है भाई, मैंने आपको एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन में बताया है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और डिग्री एडजेक्टिव जो होती है, एडजेक्टिव के आगे मच लिखा है, सीधी सी बात है, मच बेटर, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा यानी वो ज्यादा अच्छी है आज। तो अच्छा जो हमारा एडजेक्टिव है उसको क्या कर रहा है, मच ज्यादा बता रहा है, एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। अब देखो स्टोरी नाउन है, लॉन्ग लिखा गया है तो लॉन्ग स्टोरी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। अंशु वेटेड लॉन्ग, अब देखो अंशु ने वेटेड किया, कितना वेटेड किया, लंबा वेटेड किया, वेट किया, तो क्या है यहाँ पर, ये लॉन्ग यहाँ पर एडवर्ब है। आई होप आपके समझ में आ रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। माय मदर स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। अब देखिए यहाँ पर लाउड क्या है, वॉइस नाउन से पहले लिखा गया है तो आप समझ के एक बार में एडजेक्टिव है। माय मदर स्पीक्स लाउड, अब देखो माय मदर स्पीक्स लाउड, मेरी मां तेज बोलती है, कैसे बोलती है, तेज बोलती है। क्या कौन सा लाउड क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब वहां देखिए अगर उसके आगे कोई नाउन लिखी रहती है, एडवर्ब के आगे जो लाउड लिखा हुआ है तो क्या होता भाई, वो एडजेक्टिव बन जाता। आयरन इज हार्ड मेटल, देखो हार्ड मेटल, समझ गए। अब देखो हार्ड क्या है, मेटल से आ गया है और मेटल नाउन है। आई वर्क हार्ड, मैं हार्ड वर्क करता हूं, कठिन परिश्रम करता हूं, तो यहां पर हार्ड के वर्क को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है। शी इज माय ओनली डॉटर, देखो ओनली डॉटर से पहले आया है, डॉटर कॉमन नाउन है और उसके पहले ओनली लिखा गया है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ही कैन ओनली स्पीक, यहां देखिए ओनली इस वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। मैं जो समझाना चाहता हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा है। आई एम एन अर्ली राइजर, देखो राइजर राइज से बना है, किसी भी नाउन में हम जब ईआर जोड़ते तो नाउन बनती, जैसे ड्राइव से ड्राइवर और कुक से कुकर, ऐसा थोड़ी होता है, कुक से कुकर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे राइज क्या है, राइज वर्ब है तो राइज से राइजर बना, समझ गए मेरी बात, राइज से राइजर बना यानी जल्दी उठने वाला, यानी उठने वाला, और अर्ली आ गया तो जल्दी उठने वाला हो गया। जैसे ड्राइव से ड्राइवर, राइट से राइटर, वैसे कुक से कुकर नहीं बनता, कुक यानी पकाने वाला, ये वर्ब भी है और कुक नाउन भी होती है। जैसे हम कहें कि ही इज अ कुक, इसका अर्थ हुआ कि वो एक रसोई बनाने वाला है, कुक है यानी कि पकाने वाला है, वहां पर नाउन है। तो आप ऐसे इनको याद रखिए, अर्ली राइजर
यहाँ पर अर्ली क्या है, राइजर से आगे है, नाउन से आगे एडजेक्टिव है, बट ही गेट्स अप अर्ली। यहाँ देखिए अर्ली क्या है, वहां पर एडवर्ब है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, अब इनको नोट कीजिए। अब मैं ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हार्ड से हार्डली बना, तो ये कौन सा एडजेक्टिव कौन सा एडवर्ब हम समझ नहीं पाते हैं। देखो आप ये बहुत कंफ्यूज करते हैं गाइस। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ में लाइव है, या सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स जो उनके स्पोर्टिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर समझे यहाँ पर हार्ड लिखा हुआ है, अगर हार्डली लिख देता तो क्या होता, उसका मीनिंग बदल जाता। अब कब बदलता, क्यों बदलता, ऐसे वर्ड्स को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म अलग अलग बनती हैं और उनके मीनिंग में चेंज हो जाता है। ये सभी एडवर्ब हैं, बट इनकी जब फॉर्म में चेंज होता है या स्पेलिंग में चेंज होता है तो इनके मीनिंग में भी चेंज होता है। आप इसे समझिए। देखो, हार्ड का अर्थ होता है उत्साह के साथ कार्य करना, परिश्रम करना, और हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। देखो, जहां हमें हार्ड लिखना है अगर वो हार्डली लिख दिया तो कितनी बड़ी गलती होगी। देखिए आप, लेट का तो देरी से और लेटली का तो हाल ही में, जैसे लेटेस्ट, उसी की तरह टाइम बताने के लिए होता है। नियर यानी समीप होता है और नियर यानी घनिष्ठ होता है। नियरली बोलते हैं क्लोज, क्लोज फ्रेंड। इजी यानी आसान होता है, बहुत ही सरल। यानी हम बोलते हैं कि ये लेसन हमारा बहुत इजी है, तो हम ये बोल रहे इजीली है, क्या कहना चाहते हैं हम, समझ गए मेरी बात। हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और हम बोलते हैं ये क्वेश्चन बहुत इजीली है, तो कहना क्या चाहते थे और हमने क्या बोल दिया। तुम्हारे मीनिंग कहता है इजीली, सरलता से होता है। तो आप इनको समझिए, इनके यूज को समझते हैं हम। देखो, ही वर्क्स हार्ड या हार्डली, बोलिए हार्ड या हार्डली, तो यहाँ पर हार्ड आएगा, हार्डली नहीं हो सकता। वो उत्साह के साथ कठिन परिश्रम करता है। अमन एंड सुमन आर नियरली फ्रेंड, या सॉरी नियर रिलेटेड या नियर रिलेटेड, समीप से नहीं, नियरली, घनिष्ठता से संबंधित हैं। He came late या lately, he came late या lately। आप कहोगी सर कि वो अभी हाल ही में आया, और यह कहोगी कि वो देरी से आया। तो देखो, ही अगर वो देरी से, वो लेट है, तो यहां क्या करेंगे हम, यहां जो हमारी वर्ब है या he was late ऐसा बोलेंगे, या he got late। लेकिन हम he came late ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर ये सब बोलना चाहते हैं हम कि वो देरी से आया है, तो इसके लिए हमारा सेंटेंस अलग होगा, he was late या he got late, I got late, I was late ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लेट गलत है, यहाँ पर लेटली करेक्ट सही है, क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं हम कि वो अभी अभी आया है, हाल ही में आया था। I found the road easy या easily, हम तो क्या समझना है, I found the road easy या easily। दो रोड अगर इजी होता तो ये इसके आ गया था, और इजीली करेक्ट है इसलिए यहाँ पर आसानी से। इसका तो मैंने, यानी उसने उस सड़क को आसानी से ढूंढ लिया, पा लिया, ये कहना चाहता हूं। इजी रोड नहीं, इजीली। रोड इजी कैसे होगा भाई, यानी सरल रोड प्राप्त कर लिया, तो एडजेक्टिव बनेगा तो उसके आगे आएगा, नाउन के आगे। मेरे पास समझ गए। ऐसे वर्ड्स है जिनकी स्पेलिंग में चेंज होते हैं, इनके मीनिंग में चेंज होता है, और इनका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। समझ गए। आप इनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और कोई भी डाउट्स हो उसके लिए आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए बड़ी एक्टिव रहती है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी टेक्निकल टीम और जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको, कि आपको और मुझे आपस में उन्होंने कनेक्ट कर दिया। और ये हमारा जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। आप यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड कीजिए और मजे लीजिए, आराम से अंग्रेजी पढ़िए, आपकी बेसिक अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपकी टेक्स्ट बुक में हम सीख स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, बट हमारी टेक्निकल टीम कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर अभी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सामने ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी ट्राई पूरी हो जाएगी तब मैं आपको लाइव क्लास में अनाउंसमेंट करूंगा, और चाहते हैं हम बहुत जल्दी ही हमारी टेक्स्ट बुक की लाइव क्लास स्टार्ट हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि सर आप बोल देते हो, टाइमिंग बता देते हो, बट क्लास नहीं होती।
ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की ट्राई की जा रही है और वो जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और इसमें जब भी क्लास होगी आपको मैं 4 दिन या 5 दिन पहले, ये मानिए 1 वीक पहले ही बता दूंगा और पहले से आपको नोटिस मिल जाएगा, क्लास बाद में स्टार्ट होगी तो आप उस समय सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। और हमारे एडवर्ब्स आज ओवर हो गए, इनकी एक्सरसाइज हम कल वाली क्लास के साथ करेंगे और कल जो हमारी क्लास होगी आप इन एडवर्ब्स वाली 3 क्लास हैं इनको सभी को एक साथ देखे और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। मैं इसे उम्मीद करता हूं कि कल वाली जो क्लास होगी उसके ठीक बाद में टेस्ट देंगे आपके लिए। और टेस्ट तो समझ गए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं, वहां से आपको टेक्स्ट मिलेगा। टेस्ट का जो लिंक होगा उस लिंक को ओपन करने पर आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, वहां से आपका पूरा नेम और आपकी जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपसे फिलअप करवाए जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस ओपन होंगे, उन सभी के आंसर देने होंगे, वहां पर आपको स्कोर शीट मिलेगी। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।